हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 177 पे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, हरमन इज 1 ईयर ओल्ड गर्ल, हर एल्डर ब्रदर इज 5 ईयर ओल्ड। एक गर्ल है यहाँ पर जो 1 ईयर की है और उसका जो भाई है, बड़ा भाई, वो 5 साल का है। वट विल बी हरमन्स एज व्हेन द रेशो ऑफ हर एज टू हर ब्रदर इज 1:2। कह रहे बताओ उस गर्ल की एज कितनी होगी जब उसकी एज और उसके ब्रदर की एज की रेशो 1:2 होगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया? पहले आपको बता रखा है वो गर्ल 1 ईयर ओल्ड है और उसका ब्रदर 5 ईयर ओल्ड है। अब आपको ये बताना है कि उस गर्ल की एज कितनी होगी इन फ्यूचर में जब उसकी और उसके भाई की एज की रेशो दे रखी है 1:2 होगी। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है पहले वो चीज हम यहां पर लिख लेते हैं। तो आंसर नंबर 6 हमारे पास है। यहां मुझे यहां पर क्वेश्चन में गिवन है, दोनों की एज गिवन है, तो पहले मैं यहां वही लिख लेती हूं। वन ईयर गिवन है और उसके ब्रदर की कितनी है, हर एल्डर ब्रदर एज इज 5 ईयर है। ठीक है, अब मेरे को उसके फ्यूचर की एज बतानी है जब इनकी रेशो 1:2 होगी। तो मैं लेट कर लेती हूँ यहां पर, लेट एक्स ईयर मैंने मान लिया कि फ्यूचर में जो उसकी एज है एक्स ईयर होगी। कब? द रेशो ऑफ देयर एज बी 1:2। ठीक है, एक्स ईयर के बाद। तो फिर इस गर्ल की एज कितनी हो जाएगी एक्स ईयर के बाद? अभी 1 साल की है तो एक्स ईयर के बाद 1 + x की हो जाएगी। आप अगर अभी 5 साल के हो मान लो, और मैं कहूँ 10 साल के बाद कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, 5 में 10 को प्लस ही तो करोगे कि हम 15 साल के हो गए, यही करोगे ना। तो फिर अब मैं एक्स ईयर के बाद उनकी एज निकाल लेती हूँ। तो एज ऑफ हरमन आफ्टर एक्स ईयर्स, तो 1 + x ईयर हो जाएगी। उसी तरीके से उसके ब्रदर की एज में भी x प्लस हो जाएगा। तो एज ऑफ हर ब्रदर आफ्टर x ईयर्स, तो 5 + x ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, अब x ईयर्स के बाद आफ्टर x ईयर्स इनकी एज की रेशो क्या होगी, रेशो ऑफ देयर एज, वो कितनी होगी 1 + x रेशो 5 + x, यही होगी। और आपको रेशो ऑलरेडी क्वेश्चन में भी गिवन है कि 1:2 होगी। ये तो आपने एक्स ईयर के बाद की एज खुद से निकाली है और आपको क्वेश्चन में गिवन है 1:2 होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये रेशोज जो है वो प्रपोर्शन में होंगी, क्योंकि दो जनों की एज की जो रेशो है वो आफ्टर एक पर्टिकुलर ईयर के बाद सेम ही होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई, मैंने बोला कि 10 साल के बाद ये होगी और आपने बोला 10 साल के बाद कोई और होगी। दोनों की रेशो सेम ही आएगी अगर हम दोनों 10 साल के बाद ही देख रहे हैं तो। ठीक है, तो रेशोज वो हमारे पास प्रपोर्शन में होगी। द रेशो आर इन प्रपोर्शन। तो बस अब आप इसे प्रपोर्शन में लिख दो, 1:2 रेशो 1 + x रेशो 5 + x। अब आपको पता है कि a × d इज इक्वल्स टू में b × c होता है। इसका मतलब 1 × 5 + x हो जाएगा और यहाँ पर 2 × में 1 + x हो जाएगा। तो ये तो 5 + x ही रहेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 + 2x हो जाएगा। 2 को मैं इधर ले आई और x को, लेफ्ट वाले x को राइट साइड पे ले आई, तो 3 इज इक्वल्स टू x आ गया। तो इसका मतलब 3 साल के बाद उनकी रेशियो एज कितनी हो जाएगी, तो आफ्टर 3 ईयर्स,
क्योंकि मैंने लेट एक्स ईयर माना था, याद है ना। तो आफ्टर 3 ईयर उस गर्ल की एज कितनी हो जाएगी, अभी वो 1 साल की है, 3 साल के बाद कितने की हो जाएगी वो, 4 ईयर्स की। ऐसी उसका ब्रदर कितने का हो जाएगा, एज ऑफ हर ब्रदर, अभी वो 5 साल का है, तो कितने का हो जाएगा, 8 ईयर्स का। अब आप चाहो तो इनकी रेशो निकाल सकते हो, देखो 4:8 करोगे, आ रहा है ना 1:2 ही। तो आपको वही तो बताना था कि उस गर्ल की एज कितनी होगी। तो गर्ल की एज होगी 4 साल, तो बॉय की एज, उसके भाई की एज 8 साल हो जाएगी, तो 1:2 आ जाएगा। क्लियर। तो पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, एक्स खुद से लेट किया और उनकी एक्स ईयर के बाद दोनों की एज निकाली, देन उनकी रेशो, और फिर रेशो को प्रोपोर्शन में लेके सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करने के बाद ये देख लिया कि 3 साल के बाद वो गर्ल कितने की होगी और वो ब्रदर कितने का होगा उसका। और हमने चेक भी किया, क्रॉस चेक, हमारी रेशो 1:2 ही आ रही है। क्लियर है क्वेश्चन 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपसे, द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड एंड वाटर आर इन द रेशो 37:2। कह रहे आपको मास दे रखा है, मतलब किसका, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड और वाटर का इक्वल रेशो में 37:2। इफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg इन मास, 1 लीटर पानी जो है वो कितना है, 1 kg इन मास में है। व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड। आपको वाटर का मास दे रखा है 1 kg है, आपको गोल्ड का जो मास है वो निकालना है 1 लीटर के गोल्ड का। तो ये रेशियोज तो हम प्रपोर्शन में ले सकते हैं इजीली, क्योंकि वो आपसे कह रहा है द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड एंड वाटर। पहले आपको गोल्ड एंड वाटर की जो है वो रेशियो दे रखी थी, और उसके बाद आपको वाटर का मास तो दे दिया है 1 लीटर वाटर का, लेकिन 1 लीटर गोल्ड का नहीं दिया, वो आपको फाइंड करना है। तो हम उसको लेट कर सकते हैं यहाँ पर, लेट मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड, वो मैंने x kg मान लिया। अब मेरे को इक्वल वॉल्यूम थी, है ना, तो फिर वो रेशियोज प्रपोर्शन में हो जाएंगी। मेरे को 1 लीटर ऑफ मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर पहले से दे रखा है, तो उसको कुछ भी लेट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे विद इक्वल वॉल्यूम्स, इनकी रेशो कितनी हो जाएगी, द रेशो ऑफ मासेस ऑफ गोल्ड एंड वाटर। गोल्ड की तो अभी मैंने x मानी है, और वाटर की मुझे पहले से 1 दे रखी है, ये रही क्वेश्चन में 1 kg है। तो दीज रेशियोज आर इन प्रपोर्शन, तो दीज रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। तो इसका मतलब 37:2 डबल रेशो 1:x हो जाएगा। ध्यान दो, मैंने यहाँ x:1 नहीं लिखा, 1:x लिखा है। क्यों, क्योंकि 37 जो आपको पहले दे रखा है 37:2 है, तो ये गोल्ड की है पहले 37, फिर वाटर की है, ठीक है ना, ये गोल्ड की है, ये वाटर की है। क्लियर। इसलिए हमने यहाँ पर 1 पहले लिखा है वाटर वाला, फिर गोल्ड वाला लिखा है। अब ये प्रपोर्शन में है, तो मुझे पता है a इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी हो जाएगा। तो 37 इंटू में, उसके बाद यहाँ पर b इंटू में c हो जाएगा, तो यहाँ पर b इंटू में c आपके पास 2:1। अच्छा, एक मिनट, जो ये x है ये हमने किसको लिया था, ये हमने गोल्ड को लिया है ना, तो ठीक है, फिर हम यहाँ पर x:1 ही तो लिखेंगे, क्योंकि देखो 37 जो है वो हमारे पास गोल्ड है, 37 जो है ये हमारे पास गोल्ड की रेशो है, 2 वाली जो है वो वाटर की है। तो अब यहां पर आएगी ना गोल्ड की रेशो x, और यहाँ 1 आएगा। इन चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, a के साथ c वाली आती है ये, और ये वाली इसके साथ आती है, ठीक है। तो अब आप a इंटू में यहाँ पर क्या करोगे, d करोगे, तो 37 इंटू 1 2 इंटू में x,
तो 37 इज इक्वल्स टू में 2x, x की वैल्यू आ गई 37 अपॉन में 2। इसका मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ पर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड कितना है, मास ऑफ, आपको क्वेश्चन में यही निकालना था, व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड, तो वो आपके पास है 37 अपॉन 2 kg। आप चाहो तो इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हो और आप चाहो तो इसको यहां पर भी छोड़ सकते हो। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहां पर आपसे कह रहा है इट इज अ गुड फार्मिंग प्रैक्टिस टू अप्लाई 10 टन ऑफ काउ मैन्योर फॉर 1 acre ऑफ लैंड। अ फार्मर इज प्लानिंग टू ग्रो टमाटोज इन अ प्लॉट ऑफ साइज 200 फीट बाय 500 फीट। हाउ मच मैन्योर शुड ही बाय। देखो यहां पर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक हिंट आपको दे रखी है, पहले वो भी पढ़ लेते हैं। प्लीज रेफर टू द सेक्शन ऑन यूनिट कन्वर्जन अर्लियर इन दिस चैप्टर। आपको याद होगा हमने यूनिट कन्वर्जन का टॉपिक किया था कि मीटर से कैसे फिट में चेंज करते हैं, किया था ना। तो यहाँ पर आपको वो यूज भी करना है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है यहाँ पर एक फार्मिंग हो रही है, तो 1 acre ऑफ लैंड पे 10 टन ऑफ काउ मैन्योर यूज होता है 1 acre ऑफ लैंड पे। ठीक है, आपसे वो कह रहा है एक फार्मर है जो प्लानिंग कर रहा है कि टमाटोज को ग्रो करेगा। 200 इंटू 500 उसकी डायमेंशन आपको दे रखी है प्लॉट की, तो आप उस प्लॉट का एरिया निकाल सकते हो पहले, तभी तो आप फार्मिंग कर पाओगे उस पे। डायमेंशन से इसलिए दी गई है हमारे को ताकि हम उस प्लॉट का एरिया निकाल लें। तो कह रहा है इस फार्मर को जो इस प्लॉट पे टमाटोज बनाने हैं उसके लिए कितना मैन्योर खरीदना पड़ेगा, वो आपको यहाँ बताना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? आपको पता है कि 1 acre लैंड के लिए 10 टन चाहिए होता है, 1 acre ऑफ लैंड के लिए, ये याद रखना। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एरिया निकाल लेती हूँ कि उस लैंड का एरिया या उस प्लॉट का एरिया है कितना। तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं L इंटू में B करके निकाल सकते हैं ना। दोनों चीजें मुझे यहाँ पर पता है, तो पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, एरिया ऑफ प्लॉट ही निकाल दिया जो मेरे पास होता है L इंटू B। तो L भी पता है और B भी पता है, 200 इंटू में 500 कर दिया, तो यहां पर मेरे पास आ गया 10, 4 0 और लगा दी, तो 1 लाख स्क्वायर फीट मेरे पास यहां पर आंसर आ गया। ये स्क्वायर फीट में आया है। ठीक है, अब वो मुझसे कह रहा था कि 1 एकड़ की बात कर रहा था ना, तो 1 एकड़ ऑफ लैंड पे 10 टन चाहिए था मैन्योर। आपको यहाँ पर एकड़ ऑफ लैंड और यहाँ पर स्क्वायर फीट है, तो यूनिट्स को चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब जरा आ जाओ अपने यूनिट कन्वर्जन वाले टॉपिक पे, यहाँ पर देख लो कि 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। ये रे, तो आप यहाँ कह सकते हो 1 एकड़ ऑफ लैंड जो है वो किसके बराबर है आपके पास, यहाँ पर 43560 स्क्वायर फीट के बराबर है। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, मतलब 43560 स्क्वायर फीट लैंड के लिए 10 टन मैन्योर चाहिए। ठीक है, तो फिर 1 लाख स्क्वायर फीट लैंड के लिए कितना चाहिएगा, तो 1 लाख को 10 से इंटू कर देंगे और इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप चाहो तो इसे रेशो में लेके भी निकाल सकते हो, प्रपोर्शन में, और आप चाहो तो इसमें यूनिटी मेथड लगा के भी निकाल सकते हो। ये आसान है इसलिए मैंने इससे निकलवा दिया। 22.95 अप्रोक्स इतना टन मैन्योर आपको चाहिएगा उस 1 लाख स्क्वायर फीट के लिए। क्लियर? तो आपको ये यूनिट याद रखनी है, यूनिट कन्वर्जन वाली। क्लियर है? तो आज क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करेंगे, आपके पास 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, इनको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।